प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सचान शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय से सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर की पेपर फर्स्ट वेब डिजाइनिंग के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने बेसिक ऑफ टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में पढ़ा था कि वेबसाइट टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में पढ़ा था कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। इन वेबसाइट के प्रकारों के बारे में बात करने के पश्चात आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बाद वेब टर्मिनोलॉजी, और वेब टर्मिनोलॉजी में आज हम बात करेंगे ऑडियंस के बारे में। तो ऑडियंस मतलब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आप समझते होंगे ऑडियंस मतलब क्या होता है, दर्शक। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट के अंतर्गत ऑडियंस जो होती है वह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ऑडियंस से आशा ये है कि किसी भी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट हमने बनाई है और उसे पोस्ट कर दिया है, पब्लिश कर दिया है किसी भी सर्वर के अंतर्गत, और सर्वर के अंतर्गत पोस्ट करने के पश्चात उसमें कैसे यूजर्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक यूजर उस वेबसाइट को विजिट करें, और विजिट करने के साथ साथ उससे जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है, उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। वह कैसे संभव होगा? तो बात कर रहे थे हम ऑडियंस की। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस किसी भी वेबसाइट पर जो भी यूजर्स विजिट करते हैं, अधिक से अधिक आने वाले उपभोक्ताओं की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस को। अब बात यह है कि ऑडियंस को हम कैसे निर्धारित करते हैं या ऑडियंस को कैसे अधिक से अधिक वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? गूगल एनालिटिक्स का यूज किया जाता है। गूगल एनालिटिक्स गूगल द्वारा प्रदान की गई सर्विस है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के यूजर्स, जो आने वाले यूजर्स हैं, उनकी संख्याओं को एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी संख्याओं को निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही साथ एसईओ, आपने एक शब्द सुना एसईओ। एसईओ का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इसका पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस मेथड के द्वारा भी हम ऑडियंस को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। अर्थात गूगल पे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं? गूगल सर्च इंजन पर या किसी भी प्रकार के सर्च इंजन, जो कि पॉपुलर सबसे ज्यादा गूगल सर्च इंजन है, तो किसी भी प्रकार के सर्च इंजन, जैसे गूगल को ही ले लो, गूगल सर्च इंजन का जब हम यूज करते हैं तो बार बार किसी भी प्रकार की जानकारियों को सर्च करने के लिए गूगल पे हम उस इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं और सर्च बॉक्स पर, सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमारी वेबसाइट जो है, हम यहाँ पे बार बार जो भी हमारी वेबसाइट है, जिस भी वेबसाइट जो भी संबंधित विषय से संबंधित है, उस विषय को हमें बार बार सर्च करना होगा। गूगल पे हम अधिक से अधिक उसको सर्च करेंगे तो गूगल की सर्चिंग हिस्ट्री में वह सबसे पहले आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने जो वेबसाइट है, वेबसाइट डिजाइनिंग में हम कंटेंट में या किसी प्रकार से जो उसमें भाषाएं लिखते हैं या जो उसको डिस्क्राइब करते हैं, उन सभी डिस्क्रिप्शन को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि ताकि यूजर जब सर्च करे तो सर्चिंग के दौरान वो सभी की सभी चीजें अधिक से अधिक प्रदर्शित हो। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? ऑडियंस को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो ऑडियंस में क्लियर हो गया होगा कि ऑडियंस का अर्थात क्या होता है कि दर्शक। दर्शक का मतलब ये है कि जो भी वेबसाइट हमने बनाई है, डेवलप की है, डिजाइन की है, उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो उसका निर्धारण कहां से करते हैं? ऑडियंस के द्वारा करते हैं। और ऑडियंस को कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है? मैंने आपको बताया एसईओ का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका आशय है कि जो भी सर्च इंजन, जैसे गूगल सर्च इंजन है, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि जो भी वेबसाइट के अंतर्गत जो हमने कंटेंट लिखे उन्हें अधिक से अधिक यूजर्स के द्वारा, या हम स्वयं ही उन्हें बार बार सर्च करेंगे तो सर्चिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किसी शब्द को कितनी बार सर्च किया गया उसके आधार पर वो हमारी वेबसाइट को प्रदर्शित करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद आता है ऑडियंस के बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। ऑडियंस के बाद आता है मेथड ऑफ क्रिएटिंग वेब या क्रिएटिंग ए साइट स्ट्रक्चर। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट किसी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के द्वारा, वेबसाइट किसी भी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के द्वारा डेवलप की जाती है। जो भी वेबसाइट डेवलप की जाती है उसे एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया जाता है। और वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के अंतर्गत मुख्यतः हम किस लैंग्वेज को पढ़ते हैं? HTML। और HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है रिच टेक्स्ट, और रिच टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रिच टेक्स्ट का मतलब होता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सभी के सभी क्या आते हैं? हाइपर टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं। और हाइपर टेक्स्ट को मार्क करने की जो सुविधा देती है उस लैंग्वेज को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML के अंतर्गत कुछ बेसिक टैग्स होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर माने किसी भी वेब पेज को तैयार करने के लिए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? किसी प्रकार के टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे। मान लीजिए नोटपैड या वर्डपैड एडिटर का आप यूज कर रहे हैं। नोटपैड या वर्डपैड को आप विंडो आइकॉन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में से ऑल एसेसरीज पे क्लिक करके वहां से हम नोटपैड या वर्डपैड को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। ओपन करने के पश्चात हम क्या करते हैं कि किसी वेबसाइट जिसको हमें डेवलप करना है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का साइट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज दिए जाते हैं। तो हम नोटपैड या वर्डपैड को खोलते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हेड टैग, हेड के बाद आता है टाइटल, टाइटल क्या आता है? बॉडी, और बॉडी के बाद क्या आता है? आपके वेरियस अदर टैग्स जो बॉडी टैग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्या आता है? जो भी टैग हमने ओपन किए हैं उन सभी टैग को स्लैश के साइन के साथ क्लोज किया जाता है। यहाँ पे एक और आता है HTML, और इसको भी नीचे समझ किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वेबसाइट का निर्माण करते हैं। बात आती है HTML की, ये बेसिक टैग होता है, इसे लिखना कंपलसरी नहीं होता है। यदि आप इसको देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। हेड का मतलब होता है ये एक हेडिंग टैग होता है। क्या होता है? हेडिंग टैग। किसी वेबसाइट की हेडिंग देने के लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं। हेड टैग को लिखने के बाद यहाँ पे हम उस वेबसाइट की, मान लीजिए मैंने लिखा माय फर्स्ट पेज, ये तो उस वेब पेज की क्या हो जाएगी? हेडिंग हो जाएगी। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। अगर वेबसाइट का शीर्षक देना है, शीर्षक की वेबसाइट किस उद्देश्य बना रही है ना, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं माय हॉबी। तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं? यहाँ से हम अपने जो वेबसाइट में निर्मित कर रहे हैं उसका हम टाइटल दे सकते हैं। बॉडी टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है। इस टैग के अंतर्गत अन्य विभिन्न प्रकार के टैग जैसे कि पैराग्राफ टैग जिसे पी से देखा जाता है, हेडिंग टैग जिसे H1 से लेके H6 तक यूज किया जाता है ना, हाइपरलिंक टैग ये है जिसे बोला जाता है ना, ये एंकर टैग होता है, ये लिंकिंग टैग होता है। इसके अलावा टेक्स्ट, इसके अलावा बीजी कलर, इसके बाद HR टैग, इसके बाद BR टैग। तो बॉडी सेक्शन के अंतर्गत बहुत सारे टैग यूज किए जाते हैं और बॉडी टैग ही किसी भी वेब पेज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि यही किसी भी वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। इसके बाद याद रखें कि जो भी HTML टैग हम यूज कर रहे हैं, HTML टैग यूज करने के बाद उन्हें स्लैश के साथ सिलेक्शन का यूज करते हुए बंद करना आवश्यक होता है। इस प्रकार ये सभी के सभी सोर्स कोड लिखेंगे किस पे? नोटपैड पे हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली दो टेक्स्ट एडिटर होते हैं। नंबर 1 होता है नोटपैड और नंबर 2 होता है वर्डपैड। दो प्रकार के टेक्स्ट एडिटर यूज किए जाते हैं, है ना। इन दोनों के अंतर्गत ही किसी जिस भी वेबसाइट को निर्मित किया जा रहा है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखा जाता है। माने ये कोडिंग जो है वहां पे की जाती है, नोटपैड या वर्डपैड में की जाती है। ये कोडिंग लिखने के पश्चात जो भी आपने कोडिंग लिखी है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुरेंद्र है, तो मैं सुरेंद्र करके .html से फाइल को सेव करूंगा। यहाँ पे सुरेंद्र क्या है, इसको बोलते हैं हम फाइल नेम, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं भाई? फाइल नेम का मैं मालूम है, किसी भी फाइल का जो नाम दिया जाता है उसे फाइल नेम कहते हैं, लेकिन एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं? तो एक्सटेंशन नेम की डेफिनेशन होती है कि जो डॉट के बाद शब्द लगते हैं, डॉट के बाद 4 या 5 अक्षरों के जो नाम होते हैं उन्हें एक्सटेंशन नेम कहते हैं। और एक्सटेंशन नेम होते क्या है? तो एक्सटेंशन नेम वे नेम होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि संबंधित फाइल किस उद्देश्य से या किस प्रोग्राम से संबंधित बनाई गई या किस उद्देश्य के लिए बनाई गई। तो .html के साथ मैं इस फाइल पूरे स्ट्रक्चर को सेव कर दूंगा, और सेव करने के पश्चात किसी ब्राउजर, पिछली कक्षा मैंने आपको ब्राउजर बताए थे, जैसे मोजिला हुआ, गूगल क्रोम हुआ, गूगल क्रोम के बाद आपका ओपेरा हुआ,
ओपेरा के बाद आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ। किसी भी वेब ब्राउजर के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो भी फाइल हमने सेव की हुई है, जैसे मैंने फाइल किस नाम से की थी, soren.html नाम से फाइल को सेव किया था, तो किसी वेब ब्राउजर के अंदर जैसे मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया और गूगल क्रोम में जाने के बाद फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगा, फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ओपन मेन्यू पे क्लिक करूंगा और ओपन के बाद जहां भी मेरी फाइल सेव होगी, मान लीजिए ये फाइल है, इस फाइल को सिलेक्ट करूंगा और ओपन बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो जो भी ये प्रोग्राम लिखा होगा इसके अकॉर्डिंग वेबसाइट निर्मित हो जाएगी और वेबसाइट रन हो जाएगी। इसका आउटपुट हमें कहां पे देखने लगेगा, उस संबंधित वेब ब्राउजर के अंतर्गत देखने लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि किस प्रकार किसी प्रकार से वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, कैसे वेबसाइट को बनाया जाता है। अब बात आती है राइटिंग होने पे, किसी वेबसाइट का हमें लिखना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किसी वेबसाइट का अगर जब आपको लिखना है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर जो होता है, जो भी वेबसाइट आपको बनानी है वो इसके माध्यम इस कोडिंग के माध्यम से ही बनाइए, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन ही बताता है कि वेबसाइट को किस प्रकार से उसमें क्या क्या लिखना है। तो बॉडी सेक्शन के अंतर्गत हम किसी प्रकार से राइटिंग करने के लिए, वेबसाइट पर राइटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इमेज बॉक्स का यूज कर, टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, है ना। टेक्स्ट बॉक्स के अलावा हम लिस्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स के अलावा हम कॉम्बो बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी वेबसाइट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की डाटा एवं इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। तो ये सभी कंटेंट हम कहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, बॉडी सेक्शन के अंतर्गत, और बॉडी सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन करने के लिए हमें टैग का संबंधित टैग का यूज करना होगा और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को लिखना होगा। हेडिंग टैग है H1 से लेके H6 तक चलता है, ठीक है। ये सभी टैग ऐसे होते हैं जो हमें वेबसाइट पर लिखने की अनुमति प्रदान करते हैं। क्लियर होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर यदि आपको वीडियो समझ आ रहा है तो अधिक से लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डाउनलोड टाइम, है ना। डाउनलोड टाइम क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट को, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होती क्या है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर सेव है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर सेव है और उस इंफॉर्मेशन को यदि हम सिस्टम पे या इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। लेकिन जब कोई फाइल इंटरनेट पर उपलब्ध है और उसे हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर सेव कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। अब बात आती है डाउनलोडिंग टाइम। तो जो वेबसाइट पर हम निर्मित कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट पर हम कई बार वीडियो, कई बार पीडीएफ फाइल, कई प्रकार की फाइलें, कई प्रकार की पिक्चर्स, कई प्रकार की वीडियोस डालते हैं। तो उन वीडियो को डाउनलोड करने के लिए हमें उसका क्या करना होता है कि टाइम निश्चित करना होता है कि ये संबंधित फाइल इतने समय में निश्चित हो जाएगी, जो कि निर्भर करता है। जैसे मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल के दिन अगर वीडियो को आपको रिकॉर्ड के साथ साथ अगर इसे डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करने के लिए ये तो आप यूट्यूब से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे, यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट देख लेंगे, लेकिन जब यही वीडियो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा तो वेबसाइट पे डालने के लिए मुझे उसके लिए वेबसाइट पे इसकी एक टाइमिंग निश्चित करनी होगी, इतने जो कि निश्चित करेगा किसके, वीडियो की साइज पर। वीडियो की साइज के अनुरूप यह फाइल कितने समय में डाउनलोड हो जाएगी। साथ ही साथ किसी भी फाइल की या किसी भी वीडियो की या किसी भी प्रकार के डाटा कंटेंट्स की डाउनलोडिंग किस बात पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है इंटरनेट की स्पीड पर। स्पीड के साथ साथ जो भी यूजर है वो यूजर भी निर्धारित करता है कि यह वीडियो, संबंधित वीडियो कितने समय में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर उस समय के बाद अगर एक्सटेंड होता है तो उसकी डाउनलोडिंग फेल हो जाएगी। तो डाउनलोडिंग टाइम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी वेबसाइट पर हम कंटेंट डाल रहे हैं उन सभी कंटेंट्स की डाउनलोडिंग लिमिट या समय को निर्धारण इस ऑप्शन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट हमने पढ़ी कि वेबसाइट क्या होती है, कि वेबसाइट वह होती है जो किसी भी संगठन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस भी उत्पाद का व्यापार कर रहा है या किसी प्रकार का बिजनेस कर रहा है उससे संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात वेबसाइट उस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को स्टोर करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वेबसाइट के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाती है। अब बात आती है कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट दो प्रकार की होती है। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, वेबसाइट दो प्रकार की होती है। या वेबसाइट को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो वेबसाइट को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहले होता है तरीका स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है कि साधारण वेबसाइट है, हम आम शब्दों में क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक या साधारण वेबसाइट, जिसमें
डायनामिक कंटेंट नहीं होते। डायनामिक कंटेंट के मतलब कि उसमें जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं, फ्लैश स्क्रीन होती है या अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, वो सभी के सभी इफेक्ट नहीं होते। एक साधारण सी वेबसाइट होती है जिसमें एक होम पेज होता है, होम पेज होने के साथ साथ उसमें लिंकिंग होती है, हाइपर लिंक होती है, उन पर हम क्लिक करते हैं और संबंधित इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट क्या कहलाती है? स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। दूसरी अपोजिट डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, या डायनामिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट होते हैं। स्टैटिक तो होती ही होती है, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट होते हैं। मतलब जैसे वेबसाइट को हम स्टार्ट करते हैं तो कई प्रकार से साउंड, फ्लैश स्क्रीन का आना, एनिमेशन जनरेट होना, या माउस कर्सर को मूव करते हैं तो विभिन्न प्रकार के इफेक्ट जनरेट होना, ठीक है, एनिमेशन जनरेट होना। तो इस प्रकार की जो वेबसाइट होती है उन्हें डायनामिक वेबसाइट होते हैं। और डायनामिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट की तुलना में कैसी होती है? स्पीडली होती है, फास्ट होती है। लेकिन चूंकि स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्रिएशन की अगर बात करें तो जहां स्टैटिक वेबसाइट होती है उसे बनाना आसान होता है, साथ ही साथ उसकी कीमत भी कम होती है। जो वेब डेवलपर होगा, जो आप जिससे आप वेबसाइट बनवा रहे होते हैं, यदि आप स्टैटिक वेबसाइट बनवाते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम आती है। लेकिन यदि डायनामिक वेबसाइट बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दोनों का ही काम क्या है? दोनों का ही काम इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। लेकिन कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वेबसाइट जितनी अच्छी होगी यूजर्स की संख्या भी उसी पे निर्भर करेगी। क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति है वो चमक धमक पे ज्यादा विश्वास करता है, ठीक है। तो डायनामिक वेबसाइट कैसी होती है? उसमें विभिन्न प्रकार की ग्राफिकल्स या एनिमेशन, साउंड, बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट रहते हैं जिसके कारण उसे डायनामिक वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है। तो अब डायनामिक वेबसाइट के बाद बात करते हैं वेबसाइट और वेब डिजाइनिंग की, ठीक है। तो आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगली कक्षा में हम बात करेंगे। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।